जय हिंद दोस्तों। आज हम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, इंडियन आर्मी के जवान और पुलिस के जवानों की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो किस तरीके से फाइल की जाती है वो सीखने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम फाइनेंस एंड टैक्सेशन की बातें करते हैं। आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा आपकी ITR फाइलिंग की तरफ चलेंगे। बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नॉर्मल ITR फाइलिंग में और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान की ITR की फाइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपका जो फॉर्म 16 होता है उसमें काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल ITR से थोड़ी सी अलग होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। चाहे आप एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, इंडियन आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं आप या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस के बारे में, कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। देखिए, जैसे नेवी में आपको कोस्टल अलाउंस मिलता है, अगर आर्मी में किसी हिल एरिया में है तो वहाँ पे आपको हिल अलाउंस मिलता है, या रिस्क अलाउंस वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो वो सारा आपके ITR में आ रहा है, तो उसको किस तरीके से फॉर्म 16 से आप अपनी ITR में फिल करेंगे वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो अलाउंसेस को बेसिकली बांटा जाता है 3 सेक्शन में। एक होता है अलाउंसेस 1014(1) का अलाउंस होता है। 1014(1) एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट का। ये सेक्शन याद रखिएगा क्योंकि ये सेक्शन आपको अपनी ITR के अंदर सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। एक 1014(1) का अलाउंस होता है, एक अलाउंस 1014(2) का होता है, और एक अलाउंस होता है 1013A का, जिसको HRA अलाउंस भी बोला जाता है। सबसे पहले 1014(1) के जो अलाउंसेस होते हैं उसके अंदर आपका आता है यूनिफॉर्म या ड्रेस अलाउंस, और सेकंड आएगा अलाउंसेस फॉर कॉस्ट ऑन ट्रैवल और ऑन टूर और ट्रांसफर। जब आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे आपको एक अलाउंस मिलता है ट्रांसफर के लिए, वो वाला अलाउंस भी आपका 1014(1) के अंदर कवर होगा। ट्रैवल अलाउंस टू परफॉर्म ड्यूटी, जहाँ पे आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं किया गया, वहाँ पे आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, वो भी आपका 1014(1) में कवर होता है। हेल्पर अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस मिल रहा है, ये सारे अलाउंसेस आपके 1014(1) में कवर हो रहे हैं। देखिए, जब आप अपना फॉर्म 16 देखेंगे तो काफ़ी सारे फॉर्म 16 में आपको ये सब सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेंगी। ये सभी अलाउंसेस आपके पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होते हैं, और आप जब अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपको 1014(1) के अंदर ये सारा अमाउंट जो है वो डालना होगा। ये सारे अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट है, आपको अपने फॉर्म 16 से ये चीज़ चेक करनी है। दूसरे अलाउंसेस होते हैं 1014(2) वाले अलाउंसेस। इसके अंदर भी काफ़ी सारे अलाउंसेस कवर होते हैं। इसमें आपका हाई एटीट्यूड अलाउंस कवर होगा, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस कवर होगा जब आप किसी स्नो एरिया में है, एवलांच अलाउंस अगर आपको मिला है, बॉर्डर एरिया अलाउंस अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं तो, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस रहता है, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस है, ट्राइबल एरिया अलाउंस है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, अंडरग्राउंड अलाउंस है, आइलैंड अलाउंस जो मिलता है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप समूह में जो इंडियन नेवी के जवान होते हैं उनको आइलैंड अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये सभी अलाउंस पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं होते, कुछ पोर्शन इनका एग्जम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। तो आप अपना जब फॉर्म 16 देखेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे देखने के लिए मिले आइलैंड अलाउंस की आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है, तो वो एग्जम्पशन आपको मेंशन करनी होती है 1014(2) के अंदर। ठीक है, तो जो अमाउंट आपके फॉर्म 16 में एग्जम्प्ट है वही एग्जम्पशन आप ITR फाइलिंग के टाइम पे क्लेम करेंगे, उससे ज़्यादा क्लेम मत कीजिएगा। आजकल काफ़ी सारे नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाते हैं, तो जो फॉर्म 16 में आपके अलाउंसेस आ रहे हैं आप उस तरीके से करेंगे। सेक्शन आपको ध्यान रखना है, जो सेक्शन मैंने आपको बताया 1014(1) का या 1014(2) का, करेक्ट जगह पर डालिएगा। ये सारे अलाउंसेस जो हैं ये आपके आते हैं 1014(2) में, और जो ऊपर वाले अलाउंसेस हैं, ड्रेस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ये सभी 1014(1) में आते हैं। उसके बाद 1013A में आता है HRA का अलाउंस। अगर आपको HRA अलाउंस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको मिलता है, तो उसमें भी आपको इस कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने कैलकुलेशन यहाँ लिखी हुई है, एक फॉर्मूले के थ्रू डराइव होता है। आपको बस अपना फॉर्म 16 चेक करना है। फॉर्म 16 में जितनी आपकी एग्जम्पशन HRA की मिली हुई है वो आप 1013A के अंदर क्लेम करेंगे। अभी ITR फाइलिंग में मैं आपको ये चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई अरियर मिला है, ये भी काफ़ी बार देखा जाता है, खासकर गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर अरियर मिलता है, तो आपके केस में भी हो सकता है आपको कोई अरियर मिला हो। अब अरियर का पता किस तरीके से चलेगा, आपको अपना फॉर्म 16 डिटेल में देखना है। आपके फॉर्म 16 के अंदर ही आपको एक एनेक्सचर दिया होगा जहां पे आपकी सैलरी का ब्रेकअप होगा, उसमें आपको चेक करना है। मैं आपको एक फॉर्म 16 शो करता हूं। जैसे ये देखिए एक फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में जब हम नीचे गए पेज 2 पे तो हमको ब्रेकअप मिला, ब्रेकअप ऑफ टैक्सेबल एमोल्यूमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाइज। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पर्सन को, ये भी आर्मी का ही एक जवान है, इसको 21-22 का कुछ सैलरी मिली है, फिर 22-23 की कुछ सैलरी मिली है। इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके फॉर्म 16 में आपको इस तरीके से बायफरकेट होकर के सैलरी तो नहीं मिली है, बिकॉज अगर आपको इस तरीके से बायफरकेट होकर सैलरी मिली है तो आपको एक रिलीफ मिलेगा सेक्शन 89 के अंदर, और वो रिलीफ के लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको वो
अरियर की सैलरी मिलती है तो आप ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज आपको वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता, बिकॉज हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो इंडियन आर्मी से हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ज़रूर चेक कीजिए, अगर आपके में भी इस तरीके से ब्रेकअप आ रहा है सैलरी का, इसका मतलब आपको भी अरियर मिला है। अरियर के केस में आपको सेक्शन 89 का रिलीफ जरूर मिलेगा। वहाँ पे आप फॉर्म 10E आपको फाइल करना होता है। फॉर्म 10E मैं आज नहीं सिखा पाऊंगा, वो एक डिटेल सेशन रहता है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो डाली है, अगर आप वो देखना चाहते हैं। सभी को वैसे भी नहीं मिलता, जिस जिसको अरियर मिला है उसके लिए खाली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने फॉर्म 16 में ये चीज़ जरूर चेक कीजिएगा कि 10E आपको फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं है। 10E जब आप फाइल करते हैं तभी आप वो रिलीफ क्लेम कर पाते हैं सेक्शन नंबर 89 के अंदर। ठीक है, तो ये सैलरी अरियर वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन होता है DCPS कंट्रीब्यूशन। देखिए ये एक पेंशन कंट्रीब्यूशन ही होता है ये, लेकिन गवर्नमेंट के केस में जो है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम होती है, जिसमें आपका पैसा जो है वो डाला जाता है। इसकी डिडक्शन आपको NPS की तरीके से ही दी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो डिडक्शन मिलेगी आपको वो 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 के अंदर मिलेगी। आपको इसके अंदर डिटेल में टेक्निकल चीज़ों में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फॉर्म 16 देखना है। फॉर्म 16 में 80CCD1 में जितना आ रहा है वहाँ पर आप डालो, 80CCD1B में जो आ रहा है वो डालो, और 80CCD2 में जो अमाउंट आपके फॉर्म 16 में आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ठीक है, वैसे मैं चीज़ें टेक्निकल समझाता हूँ, बट आज ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म 16 से देख करके ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपके फॉर्म 16 में DCPS कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्स पेयर कि इसका मतलब क्या है सर। तो ये एक तरीके से नेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ही होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम होती है, उसके अंदर पैसा डाला जाता है। उसके बाद एक आपको इंश्योरेंस और होता है जो आपको मिलता है CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है। इसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद होम लोन की अगर बात करें तो होम लोन अगर आपने लिया है तो होम लोन के केस में जो उसका प्रिंसिपल है और जो स्टैंप ड्यूटी आपने पे की उसकी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिल जाएगी। 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको वहाँ मिल जाएगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी सेक्शन 24B के अंदर। इसके लिए भी आप अपना फॉर्म 16 ही रेफर कीजिएगा। ये वैसे मैं पूरा चार्ट आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो, वरना फॉर्म 16 में आप ज़रूर देखिए। फॉर्म 16 में डिडक्शन अगर नहीं है अवेलेबल, देखो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कोई डिडक्शन हो सकता है फॉर्म 16 में अवेलेबल ना हो सकता है आपने होम लोन लिया हो, होम लोन पे आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं एंड आप उसके लिए एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए, लेकिन फॉर्म 16 में वो चीज़ नहीं आ रही, तो क्या आप अपनी ITR में उसको क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो अपनी ITR के अंदर, प्रोवाइडेड दैट आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना है पूरे ईयर का। 23-24 में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया उसकी डिडक्शन आप ले सकते हो। 2 लाख तक की डिडक्शन आप ले सकते हो सेक्शन 24B के अंदर। ये भी मैं आपको पोर्टल पे दिखा दूंगा किस तरीके से आपको क्लेम करनी होती है। सो अगर किसी जवान ने हमारे होम लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट आप कर रहे हो, उसकी डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो 2 लाख रुपए तक की। अगर सेल्फ ऑक्युपाई हैं आप, अगर खुद रहते हो तो 2 लाख की लिमिट होती है इंटरेस्ट की। अगर आपने किराए पे दिया हुआ है, वो मकान लेट आउट किया हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना इंटरेस्ट आपने एक्चुअल पे किया उतना आप क्लेम कर सकते हो। ये तो बात हुई होम लोन की, अगर होम लोन आपने लिया है। लास्ट में ITR फाइलिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो आप अपना फॉर्म 16 ज़रूर रेडी रखिएगा। फॉर्म 16 की हेल्प से सारा काम हम करेंगे। उसके बाद अपना AIS और फॉर्म 26AS ज़रूर चेक कीजिए। जितना TDS आपके फॉर्म 16 में डिडक्ट हुआ है, क्या वही TDS आपके AIS में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 26AS में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप चेक करेंगे। ये चेक करना भी मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट भी आज की डेट में मैंडेटरी होती है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि टैक्स पेयर क्या करते हैं, खाली फॉर्म 16 से अपनी ITR फाइल कर देते हैं। ये गलत अप्रोच है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप जिस ईयर की ITR फाइल कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर आप ITR फाइल करोगे तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर की बैंक स्टेटमेंट भी अपने पास रखनी है पूरे ईयर की। ये चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिला। सेविंग अकाउंट आपका है तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी ज़रूर मिला होगा। वो इंटरेस्ट आपको शो करना है अपनी ITR में। अदर सोर्सेज के अंदर आपको वो इंटरेस्ट की इनकम दिखानी है। काफ़ी बार देखा गया है कि ये इनकम आपके फॉर्म 16 में नहीं आती है और ये इनकम आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके डालनी होती है। दूसरी तरफ आपको अपना FD का इंटरेस्ट चेक करना है। अगर कोई FD आपने करवाई है तो उसका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा। वो भी फॉर्म 16 में नहीं होगा, बट आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो दिखाना होगा। और अगर कोई हाई वैल्यू रिसीट है,
कहीं से मोटा पैसा आया तो वो किस चीज़ का आया है, वो चीज़ भी आप उसका भी जस्टिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा। कोई और इनकम है, जैसे शेयर मार्केट की कोई इनकम है आपकी, कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उससे इनकम आती है, तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन में उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आपको अपना करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है कि कौन से आईटीआर फॉर्म आप फाइल करना चाहते हो। आईटीआर 1 और 2 होता है, अगर आप शेयर मार्केट में कोई काम नहीं करते तो आप 1 और 2 फाइल कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन का कुछ भी कंसर्न नहीं है तो आप नॉर्मली आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रिजीम सेलेक्ट करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 24 और 25, उसके अंदर न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है। अब न्यू टैक्स रिजीम के काफ़ी सारे नुकसान हैं और काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले नुकसानों को डिस्कस करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको बहुत सारी डिडक्शन, बहुत सारी एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेंगी। अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा कौन कौन सी डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी एग्जम्पशंस आपको छोड़नी पड़ेंगी न्यू रिजीम के अंदर। लेकिन न्यू रिजीम में एक फ़ायदा हो गया जी, 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट हो गया है। तो इंटरेस्ट के रेट कम हो जाते हैं, बट डिडक्शंस वगैरह आपको छोड़नी पड़ेंगी न्यू रिजीम के अंदर। और न्यू रिजीम आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम अब हो गई है। और ओल्ड में जाना चाहते हो तो आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस वैसे आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी आईटीआर किसी भी रिजीम में जा करके फाइल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। एक क्वेरी और आ सकती है आपके माइंड में, आपको जो फॉर्म 16 मिला उसके अंदर तो कोई दूसरी रिजीम है, तो क्या आप जो है अपनी रिजीम चेंज कर सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करोगे? तो यस, ये आप कर सकते हो। आप अपनी आईटीआर में अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स कम बनेगा या आपका जो टैक्स कटा है वो ज़्यादा कटा है और आपको रिफंड बनेगा किसी दूसरे रिजीम के अंदर, तो आप दूसरी रिजीम में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने डिटेल कंपैरिजन किया है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का। अगर आप वो चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। लास्टली आपका जो भी रिफ़ंड है या तो आपका टैक्स बनेगा, वो आपको पे करना होगा, या फिर अगर टैक्स आपका ज़्यादा कटा है तो आपको वो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू रिजीम के कुछ बेनिफिट भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसानों की ज़रा चर्चा करते हैं। जो 10-14 के अलाउंसेस अभी हमने ऊपर पढ़े, जो मैंने आपको 10-14 के सेक्शन 10-14 के अलाउंसेस बताए थे, जिसमें आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हेल्पर अलाउंस आता है। ये कोई भी अलाउंस आपको न्यू रिजीम के अंदर नहीं दिया जाएगा। इन सभी अलाउंसेस को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हो तो। दूसरा है एलआईसी की डिडक्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपने कोई पैसा डाला तो उसकी डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में तो मिल जाएगी, बट न्यू रिजीम में आपको उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। न्यू रिजीम के अंदर 2 डिडक्शंस आपको मिलेंगी खाली। एक तो सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2 एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर आपके केस में गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन कर रही है एनपीएस के अंदर 80 CCD 2 का, वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा न्यू रिजीम के अंदर भी। ओल्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा, ओल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में भी मिल जाएगा। प्लस एक और सेक्शन है 80 CCH 2, इसके अंदर भी गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करती है अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है उसका बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में भी मिल जाएगा और ओल्ड रिजीम में भी मिल जाएगा। तो ये 2 डिडक्शंस खाली हमारी हैं जो न्यू रिजीम में भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हो तो ये 2 डिडक्शंस अगर आपके केस में अप्लाई होती हैं, आपको अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड मिलता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, एंड एनपीएस की जो डिडक्शन है 80 CCD 2 की, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद होम लोन का इंटरेस्ट जो है वो न्यू रिजीम में तभी अवेलेबल है जब आपकी प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है, किराए पे दी है। अगर आपकी ये वाला जो होम लोन मैंने आपको बताया था 2 लाख वाली जो डिडक्शन होती है वो आपको नहीं मिलेगी। जो 2 लाख वाली हमारी डिडक्शन अभी हमने पढ़ी थी होम लोन के इंटरेस्ट पे, ये वाली अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाई है तो 2 लाख तक के होम लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन आप ले सकते हो। वो डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में नहीं दी जाएगी, वो केवल आपको ओल्ड रिजीम में ही मिलेगी। लेकिन ओल्ड रिजीम में फिर 5 लाख से ऊपर टैक्स लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, तब आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर है। ठीक है, और ये रिजीम आप चेंज भी कर सकते हो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। आप अगर उसे चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है ये एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का ध्यान रखना है जो कि न्यू में अवेलेबल हैं,
और न्यू में नहीं है अवेलेबल और ओल्ड में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सर, तो हमने सारे बेसिक समझ लिए हैं कि एक आर्मी पर्सन के लिए, सिक्योरिटी के जवान के लिए जो ज़रूरी है जानना। अब चलते हैं सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पे। आपको जाना है incometax.gov.in, ऑफिशियल गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पे आपको लॉगिन में सबसे पहले क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप जो है फाइल नाउ पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 24 एंड 25। ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इंडिविजुअल पे आपको सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। ITR फॉर्म में आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आर्मी वाले पर्सन के लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी अगर बेची है, तो ITR 2 आपको फाइल करनी है, क्योंकि वो जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन आप ITR 2 में ही दिखा पाओगे। तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है, आजकल काफ़ी सारे लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं, और हमारे जवान भी काफ़ी सारे हैं जो कि ये काम करते हैं शेयर मार्केट में। वैसे अलाउ है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट काफ़ी बार वो ये काम भी करते हैं शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। ट्रेडिंग नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है शेयर मार्केट में, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग में जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है। ट्रेडिंग जो है वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है किसी में भी। तो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में, तो उस केस में आपके लिए फिर ITR 3 एप्लीकेबल होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप अपने एक बार टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लीजिएगा। हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ज़रूर कॉल करके पूछिए अगर कोई भी आपका डाउट है तो ITR 1 हम सिंपली फाइल करेंगे। अगर कोई केस आपका सिंपल सा केस है तो ITR 1 में जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पहले मैंने आपको बताया था आपको AIS चेक करना है और 26 AS चेक करना है। तो AIS चेक करने के लिए आप इस AIS पे क्लिक करेंगे और AIS के पोर्टल पे जाके अपना असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे, AIS पे जाएंगे, अपना असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद AIS आपको ये दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी। TDS जो आपका कटा है, सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, SFT की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो सारी इन्फॉर्मेशन आजकल AIS के अंदर अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, अपना AIS चेक करना है और जो TDS आपका कटा है वो वहाँ से मैच करना है। ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है एंड यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS पे जा करके आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है। यहाँ पर आई अग्री करेंगे आप। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर डालेंगे 24 एंड 25 और व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म 16 की 26 AS आ जाएगा ये। इसके अंदर आपको अपने फॉर्म 16 से देखना है कि जो TDS कटा है वो यहाँ पर पूरा अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप जाएंगे अपनी ITR पे एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डालनी है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पुलिस के अंदर हैं तो आप सेंट्रल पुलिस, दिल्ली पुलिस जो होती है वो सेंट्रल में आती है, तो वहाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी इसके अलावा जैसे यूपी पुलिस, महाराष्ट्र जो स्टेट्स होते हैं उसकी स्टेट के अंदर वो आते हैं। तो आपको पता होगा आपकी जो कौन है आपका एम्प्लॉयर। अगर स्टेट है तो स्टेट डालिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर ही यहाँ पर जाएगी। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा कि डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन नंबर 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये आपके लिए जो ऑप्शन है वो है ओल्ड रिजीम में जाने का। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है, आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करनी है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस बताई हैं, 1014(1) की बताई हैं, 1014(2) की बताई हैं, ये सारे अलाउंसेस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आपको LIC का है इंश्योरेंस, DCPS का कंट्रीब्यूशन है, CGEIS का डिडक्शन है। तो ये सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको जो मिलेंगी वो ओल्ड रिजीम के अंदर ही आपको मिलेंगी। और अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो ITR फाइल करते टाइम आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन है येस सेलेक्ट करना है। येस, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो, डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको येस करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ पर ओल्ड रिजीम में ही जाएंगे एंड येस पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो बैंक की डिटेल आ जाएगी, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर बैंक नहीं आ रहा है तो आप ऐड अनदर बैंक भी यहाँ से कर सकते हो।
देन हम कंफर्म करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी आ जाएगी। यहाँ पे हम स्किप करेंगे क्वेश्चंस को। अब मैं आपको एक फॉर्म 16 दिखा देता हूँ। ये एक आर्मी पर्सन का जो है, इंडियन आर्मी का जवान है, उसकी ये फॉर्म 16 है। तो इसमें आप सबसे पहले एक बेसिक डिटेल होगी आपकी, पैन नंबर, टैन नंबर, उसके बाद आपका यहाँ पर असेसमेंट ईयर होगा और उसके साथ में ही लिखा होगा टैक्स ऑप्शन आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, न्यू वाला या ओल्ड वाला। अगर न्यू है तो इसका मतलब आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, अगर ओल्ड है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। और जो डिडक्शन एग्जम्पशंस हैं वो ओल्ड रिजीम में ही यहाँ पर आपको मिलेंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे अलाउंसेस मिल जाएंगे, सेक्शन 10 की डिडक्शन अलाउंस, ये एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 10 की, 22,000 का यहाँ पर जो है हमको मिला है। तो ये 22,000 का जो हमको मिला है, ये क्यों मिला है? बिकॉज यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है इस जवान ने का फॉर्म 16 बना है, इसीलिए यहाँ पर ये एग्जम्पशन डिडक्शंस दी हुई हैं। तो आपको चेक करना है आपके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, एंड उसके बाद आपको अपनी ITR फाइलिंग पर जाना है। हम ओल्ड में क्यों फाइल कर रहे हैं? बिकॉज ओल्ड के अंदर ही आपको एग्जम्पशन डिडक्शंस मिलती हैं, इसीलिए हम ओल्ड रिजीम के अंदर ही सारी ITR जो है वो फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले अब आप देखिए सैलरी दिख रही होगी आपको, ग्रॉस सैलरी है 5,70,662। तो इसको आप डालेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, एंड यहाँ पर आप अमाउंट ऐड करेंगे, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे जो भी आपके केस में अमाउंट आ रहा है। हमारे केस में ये आ रहा है तो हम ये मेंशन कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपको कहीं डालने की ज़रूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे इसने ले ली है, तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बारी आती है एग्जम्प्ट अलाउंसेस की। अब हमारे केस में हमको इसका बाइफर्केशन नहीं दिया कि ये जो एग्जम्प्ट अलाउंसेस हैं 22,953 के, ये किस किस चीज़ों के हैं, मतलब इसका बाइफर्केशन क्या है, इसमें कितना हेल्पर अलाउंस है, कितना एजुकेशन अलाउंस है, वो हमको नहीं पता। तो फिर सर ये हम अब कहाँ पर डालें वो हमको बताइए। आपको जाना है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लेस अलाउंसेस आपको दिख रहा होगा, एग्जम्प्ट अलाउंसेस। एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंदर नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे आपको मिलेंगे 2 सेक्शन। यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा आपको 1014(1). अब आपको ध्यान आया, मैंने स्टार्टिंग में आपको 1014(1) डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया 1014(1) के अंदर कौन कौन से अलाउंस आते हैं, 1014(2) के अंदर कौन कौन से अलाउंस आते हैं। अब अगर आपको पता है कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं, आपको काफ़ी सारे फॉर्म 16 में आपको इसका बाइफर्केशन भी मिल जाएगा कि ये हेल्पर अलाउंस आपको मिला था, ये HRA आपको मिला था, उसकी डिडक्शन है। तो अगर आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए, अदरवाइज़ आप 1014(1) सेलेक्ट कर लीजिए। और 1014(1) वाले में, क्योंकि वो जो 100% एग्जम्प्ट होते हैं वो वाले अलाउंसेस, आप 1014(1) सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर अपने एग्जम्प्ट अलाउंसेस डाल दीजिए। हमारे केस में 22,953 आ रहे हैं, ये 22,953 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने अलाउंसेस यहाँ पर मेंशन करने हैं सही तरीके से। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी 497,709, 497,709। इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको ऐड करना है। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। ओल्ड रिजीम में आपने सेल्फ ऑक्यूपाई का मतलब होता है वो हाउस जो आप खुद रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं या आपकी फैमिली यूज़ कर रही है, आप या आपकी फैमिली में से कोई यूज़ कर रहा है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाई की कैटेगरी में आएगा। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट आपको उसके आप पे कर रहे हो, मान लो आपने लोन लिया है तो जितना भी इंटरेस्ट आपने उसके ऊपर पे किया है, अब इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से मांगना है। बेसिकली जिस भी बैंक से आपने लिया होगा उसके पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिएगा, अपने लोन अकाउंट में जाइएगा एंड लोन अकाउंट में आपको वो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आजकल मिल जाता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मेंशन होगा कि कितना इंटरेस्ट आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर में पे किया है। अगर वो इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा का है, सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस है, 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट है, तो आपको केवल 2 लाख तक की डिडक्शन ही यहाँ पर दी जाएगी, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। 2 लाख से कम का इंटरेस्ट है तो जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है वही आप यहाँ पर डालोगे, उससे ज़्यादा नहीं डालोगे। जैसे आपने अगर 1 लाख का ही इंटरेस्ट पे किया तो यहाँ पर ओनली 1 लाख रुपीज़ आएगा। अगर 2 लाख का किया तो 2 लाख आएगा। 2 लाख से ज़्यादा का किया तो आप 2 लाख ही डालिए, बिकॉज उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाई वाले हाउस पर। तो इस तरीके से आपको अपने होम लोन के इंटरेस्ट की जो डिडक्शन होती है वो यहाँ पर लेनी होती है। अब हो सकता है ये इनकम जो है, ये डिडक्शन आपके फॉर्म 16 में ना आ रही हो, क्या तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हो? यस, तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन गलत क्लेम मत करना। डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए इसको क्लेम करने के लिए। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आप अगर अपने फॉर्म 16 में नज़र मारेंगे तो आपको अदर सोर्सेज में यहाँ कोई भी इनकम नहीं नज़र आएगी।
एनी अदर इनकम पॉइंट नंबर 8 में आप देखेंगे 0 है। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट हर किसी का होता है, सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी हर किसी को मिलता है, लेकिन ITR में कोई भी शो नहीं करता उसको, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपको अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी अपनी ITR में शो करना होता है, अपनी सभी इनकम ITR में रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यस करते हैं। जो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट बताया था, बैंक स्टेटमेंट से आपको देखना है जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला पूरे साल में, क्वार्टरली वैसे इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 क्वार्टर में जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट की इनकम आप यहाँ पर शो करेंगे। अगर आपको FD से कोई इंटरेस्ट मिला तो उसके लिए डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ पर आपको यस करके FD पे जितना इंटरेस्ट मिला वो आपको यहाँ डालना है। जैसे 20,000 फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमको FD पे इंटरेस्ट मिला, वो हमने डाल दिया। आपको इनकम टैक्स का रिफंड अगर कोई मिला है इस ईयर के अंदर, वो आपको डालना है। पिछले साल का जो रिफंड है वो आपको मिला होगा, अगर आपके केस में रिफंड है तो यस करके आप डाल देंगे। वैसे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली भी आ जाती है आपके AIS से। उसके अलावा कोई और आपकी इनकम है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड उसके बाद इसको सेव कर देंगे, तो अदर सोर्सेज की इनकम भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो एग्जाम्ड इनकम ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना। जो सैलरी से रिलेटेड एग्जाम्पशन होती हैं वो यहाँ पर नहीं आती हैं, ये सारा आएगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप करते हो तो 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम यहाँ दिखा सकते हो। और उसके बाद आपको जैसे LIC का कोई पैसा मिला, LIC आपने कराई थी उसका पैसा मिला, कोई PF आपने विड्रॉ किया उसका पैसा आपको मिला है, और उसके बाद पेंशन आपको मिलती है, अग्निवीर का जो फंड होता है कॉर्पस वो मिलता है, इन सब की डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं बिकॉज यहाँ हमको नहीं डालना है कुछ भी। उसके बाद हम जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम हमारी हो गई, इसको कंफर्म करना है, नीचे जाके इसको हम कंफर्म कर देते हैं। सो ये हमारी कंफर्म हो गई। अब हमारी टोटल डिडक्शंस आ जाएंगी। डिडक्शन के अंदर आप सारी डिडक्शन क्लेम कर पाओगे बिकॉज हम ये रिटर्न ओल्ड रिजीम के अंदर ही फाइल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएंगी। जैसे हमारे केस में हम देखें क्या क्या डिडक्शन है हमारे पास। 80C की डिडक्शन है 2,25,000, लेकिन 1,50,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है, तो 1,50,000 की हमको है, यहाँ पर हम यस करेंगे एंड 1,50,000 हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। 1,50,000 हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे डिडक्शन। उसके बाद जैसे सेक्शन 80CCD2 है तो यस करके, अगर आपका 80CCD1 या 80CCD2 का कोई भी पेंशन के अंदर अगर आप डालते हो, NPS के अंदर अगर आप डाल रहे हो, तो वो आपके फॉर्म 16 में शो हो रहा होगा कितना 80CCD1 के अंदर डिडक्शन मिलेगी आपको, कितनी 80CCD2 के अंदर डिडक्शन मिलेगी। तो फॉर्म 16 से उस चीज़ को चेक करके, हमारे केस में आप देखो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं है हमारे केस में अवेलेबल। आपके केस में अगर है तो जो मैंने आपको बताई थी, ये जो DCPS कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, तो वो आपको दिख रहा होगा आपके फॉर्म 16 में। तो आप यहाँ पर 80CCD2 के अंदर डालेंगे। 3 सेक्शन होते हैं, मैंने आपको वैसे बताया था, ये 3 सेक्शन होते हैं पेंशन के। एक होता है 80CCD1, एक होता है 80CCD1B, एक होता है 80CCD2। तो आपके फॉर्म 16 में जिस सेक्शन के अंदर डाला है उसी सेक्शन के अंदर आप डालेंगे, गलत मत करना, दूसरे हेड के अंदर मत डालना। जैसे 80CCD2 लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने अभी पढ़ा था, ये रहा, तो इसके अंदर जो डिडक्शन जाएगी वो 80CCD सब सेक्शन 2 वाली ही जाएगी, कोई किसी और सेक्शन की डिडक्शन यहाँ पर आप नहीं डालेंगे। और अगर आपको 80CCD1 की है तो वो यहाँ जाएगी, देखो 80CCD1 की यहाँ जाती है, 80CCD1B की आपकी यहाँ जाएगी। आपको यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डाल पाओगे, जितना भी आपने वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है आपके फॉर्म 16 में वो अमाउंट आ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आपका अप्रोप्रिएट सेक्शन है उसके अंदर ही वो अमाउंट डालना, किसी दूसरे में मत कर देना गड़बड़, ठीक है। उसके बाद कोई और डिडक्शन है तो वो आप क्लेम कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। 80TTA की डिडक्शन आपको एक मिलेगी, वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो होता है वो हमने अदर सोर्सेज में डाला था 1,500 का। सो अगर आपकी 10,000 तक की जो 80TTA के अंदर सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो 80TTA के अंदर एग्जम्प्ट होता है, डिडक्शन आपको दी जाती है अप टू 10,000 रुपीज़ तक की। तो हमने 1,500 डाला था, तो हम यहाँ पर यस करेंगे और फॉर्म TTA अलग से हमको फाइल करना होगा, तो वो अभी थोड़ी देर में इसके बाद हम फाइल कर लेंगे। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे केस में एक तो 1,50,000 की थी जो हमने डाल दी अपने फॉर्म 16 से, ये वाली डिडक्शन थी जो कि हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद में 80TTA ये था एक सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 1,500 एंड इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे।
हमने कंफर्म कर दिया। डिडक्शंस के बाद में जितना भी आपका टीडीएस कटा है, जो भी आपने टैक्स पे किया है, वो आपके टैक्स पेड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको एक बार चेक करना है अपने फॉर्म 16 से कि जो ये डिटेल आ रही है, आपका यहाँ पे आ रहा होगा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी। तो ये जो टीडीएस आ रहा होगा, इस टीडीएस को एक बार चेक कर लीजिएगा अपने फॉर्म 16 से, और 26 एएस से ये आपका मैच होना चाहिए। जब ये आपका मैच हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म के बाद में जितना भी टीडीएस आपका कटा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, और टैक्स पेड लायबिलिटी उसके बाद नेक्स्ट आएगी। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो जो टीडीएस है उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता एंड तब भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो जितना भी टीडीएस आपका कटा है वो पूरा का पूरा रिफंड आएगा आपके अकाउंट में। तो आप यहाँ पे टैक्स पे देख लीजिए। हमारे केस में ये अरियर ऑन सैलरी नहीं है। अरियर ऑन सैलरी भी मैंने आपको बताया था 10E फॉर्म जो आपको फाइल करना होता है। अगर आपको 2 से ज़्यादा साल की सैलरी एक साथ मिल जाती है तो उसका रिलीफ आपको मिल जाता है। तो वो वाला पॉइंट भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, वहाँ से भी टैक्स की काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। तो टैक्स पेड आपका यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, हमारे केस में 0 टैक्स बन रहा है। फॉर्म 16 में भी अगर आप देखेंगे तो 0 ही टैक्स बन रहा है, कोई टैक्स हमारा यहाँ नहीं बन रहा है। हम इसको कंफर्म करेंगे तो जितना भी टीडीएस हमारा है वो पूरा का पूरा टीडीएस हमारा यहाँ रिफंड शो कर देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 95,190 रुपये का रिफंड जो है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। बिकॉज हमारा टीडीएस यहाँ कटा हुआ है ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है, बट एक्चुअल में टैक्स 0 बन रहा है। तो जितना भी आपका टैक्स है वो आपका रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में। रिफंड कब आएगा वो अभी बताता हूँ। एक बार आप प्रीव्यू रिटर्न क्लिक कीजिए, यहाँ पे टिक कीजिए, उसके बाद नीचे जाइए, प्रोसीड टू प्रीव्यू कीजिए, आपके पास पूरी रिटर्न आ जाएगी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। बैंक अकाउंट अपना ज़रूर चेक कीजिए कि बैंक अकाउंट आपने सही डाला है या नहीं डाला है, बिकॉज आपका जो रिफंड आएगा वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिफिकेशन के ऑप्शन आएंगे। एक है ई वेरीफाई नाउ, इस पर क्लिक करके आपके पास आधार OTP आएगा, वो डाल करके आप अपनी रिटर्न वेरीफाई कर दीजिए। ई वेरीफाई लेटर में आप बाद में कर सकते हैं। एंड ITR वेरीफाई बाय ITR V, इसमें आपको ITR V लेना होगा, उस पर साइन करके CPC बेंगलोर भेजना होता है। तो ये ऑप्शन तो मैं रिकमेंड करता नहीं, पहला वाला ऑप्शन बेस्ट है। आप जो है अपना आधार OTP से वेरीफाई कर दीजिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। आशा करता हूँ गाइस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि किस तरीके से एक आर्मी पर्सन को, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने का। और मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।